हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, जिसमें हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना की बात हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या देख लिया था? हमने देखा कि कोई तो पदार्थ है, कोई तो पदार्थ यानी कि जो भी आपके आसपास चीजें हैं जिनमें द्रव्यमान है और जिनमें आयतन है। ठीक है, यानी जिनका कोई वजन होगा, और इस पूरे ब्रह्मांड में अगर आप उसको कहीं पर भी रखेंगे तो वो वस्तु स्थान घेरेगी, तो उसको आपने क्या कहा कि ये पदार्थ होगा। आपने कहा कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, और वो कण जिनको भी सूक्ष्मतम भी कहा गया। साथ ही आप लोगों ने क्या कहा कि ऐसे कण आपको बहुत सारे मिलेंगे, और जब ये आपस में जुड़ेंगे तभी आपके पदार्थ का क्या होगा, निर्माण होगा। तो उन कणों को क्या कहा गया? परमाणु कहा गया, जिनके लिए आपने अलग अलग दार्शनिक अवधारणाएं भी पढ़ी। फिर आपने पहला मॉडल भी पढ़ा जो किसका था? डाल्टन का था। डाल्टन जी ने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि आपका जो पदार्थ होता है वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना होता है, जो कि कैसे होते हैं? अविभाज्य होते हैं। अविभाज्य का मतलब क्या होता है कि उसको आप फर्दर डिवीजन में नहीं ले जा पाएंगे। मतलब कि अगर छोटा, सूक्ष्मतम बोलने का मतलब क्या है कि इससे छोटा कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी इसके हम टुकड़े नहीं कर पाएंगे, तो वो अविभाज्य हो गया या अविभाजित कण। लेकिन बाद में हम पढ़ते हैं कि जो आपका परमाणु है वो अविभाज्य कण नहीं है, यानी कि उसको विभाजित किया जा सकता है। और विभाजित आप किसमें करेंगे? आप कहते हैं कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब किस चीज की आवश्यकता थी? अब आवश्यकता थी कि अगर किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके हैं तो वो कहाँ पर हैं? और इस परमाणु जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये हो सकता है कि एक सर्कुलर शेप में हो सकता है कि रेक्टेंगुलर हो, या हो सकता है कि स्फेरिकल हो। बाद में आपने कहा कि नहीं, ये तो स्फेरिकल ही होगा, लेकिन ये प्रूफ कहाँ से होता है कि वो स्फेरिकल होगा? उस स्फेयर के अंदर, स्फेयर समझते हैं गोला, जैसे कि आपकी बॉल होती है। ठीक है, वो स्फेयर होता है। सर्कल जैसे कि बैंगल होता है, चूड़ी होती है। ठीक है, तो ये एक वृत्त हो गया, एक गोला हो गया, दोनों में डिफरेंस होता है। तो स्फेयर के समान अगर वो एटम है तो उस स्फेयर में आपका पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन और निगेटिव चार्ज यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रल पार्टिकल्स जिन्हें कहा जा रहा था यानी कि उदासीन कण जो कि न्यूट्रॉन है, वो कहाँ पर स्थित हैं? तो उनकी स्थिति को समझने के लिए हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, परमाणु की संरचना, यानी कि उसके स्ट्रक्चर की बात इसमें करेंगे। सबसे पहले हम एक बार एटम को पढ़ लेते हैं दोबारा कि आपका एटम क्या होता है। तो एटम हमारा लास्ट में क्या मिला था कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। ठीक है, किसी भी पदार्थ के लिए जब हम बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करते हैं यानी कि उसकी संरचनात्मक इकाई आप बोल सकते हैं, तो वो क्या होता है आपका? वो एटम होता है। जैसे कि आप जिस क्लासरूम में बैठे हैं उसकी दीवारें हैं, तो वो दीवारें किससे मिलकर बनी हुई हैं? बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर के बनी हुई है। बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो गया उनके लिए? वो ईंटें हो गई, जिन ईंटों को जोड़ करके जब ईंटें आपस में जुड़ी तो उन्होंने एक दीवार बनाई। ठीक है, तो दीवार आपका पदार्थ हो गया, और जो ईंटें हैं वो आपकी क्या हो गए? वो सूक्ष्मतम कण हो गए। वही इंडिविजिबल कण जिनको डाल्टन कह रहे थे, वही कण जिनको कणाद ने क्या कहा था कि कुछ तो सूक्ष्मतम होगा जिससे कि पदार्थ में बन रहा है। ठीक है, जिसको आपने काटैम ने क्या कहा कि ये आपका स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, ये कुछ ना कुछ तो यौगिक बना रहा है, तो इसलिए आपकी वो ईंट यानी कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, दीवार के रूप में यानी कि कंपाउंड के फॉर्म में मिल रहा है। ओके, तो इसी प्रकार से आपके पदार्थ में बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनको एटम्स कहा जाता है, जिनसे कि आपका एटम जो है कि आपस में जुड़ करके एक पदार्थ बनाएगा। ओके, और क्या कहा गया? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ये क्या है? एक सूक्ष्मतम इकाई है। किसके लिए? ऑफ मैटर, पदार्थ के लिए। दैट इज कंपोज्ड ऑफ
3 सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बताया जाता है। वैसे जब फर्दर स्टडीज हुई तो उसमें क्या देखा गया, उसमें देखा गया कि कोई भी पदार्थ जो है वो 30 से लेकर 35 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि उस परमाणु के अंदर 30 से 35 तक छोटे छोटे और कण हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के, लेकिन उनमें से हम 3 जो पार्टिकल हैं उनको मुख्य रूप से पढ़ते हैं, और वो 3 पार्टिकल क्या है आपके, द प्रोटॉन, एक है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन, तीसरा आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और यहीं पर हम क्या पढ़ते हैं कि जो आपका ये प्रोटॉन होता है ये होता है धन आवेशित, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है आपका न्यूट्रल यानी कि उदासीन। ओके, एंड द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन आपका कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, वहीं पर आप क्या देखते हैं कि जो आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उन दोनों पर समान आवेश होता है, लेकिन किसमें, मैग्नीट्यूड में, मात्रा उसकी समान होगी आवेश की, लेकिन वो कैसे होते हैं, ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। ऑपोजिट का मतलब क्या है, विपरीत आवेश उन पर होता है। विपरीत आवेश कैसे, प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पर कैसा है, निगेटिव है। वहीं पर जब आप न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो वो तो उस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, उदासीन है। जब वो उदासीन है तो किसी भी, अगर आप क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र में उसको रखेंगे तो वो किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं देखा, जबकि आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र के अकॉर्डिंग क्या होंगे, डिफ्लेक्ट। ओके, या आप क्या कहेंगे कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बारे में आगे आप पढ़ते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों द्रव्यमान में समान होते हैं, लगभग समान कण होते हैं, इसीलिए इनका द्रव्यमान क्या माना जाता है, इक्वल माना जाता है। ठीक है, किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या, द्रव्यमान यानी कि वजन। और दूसरा किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की चार्जेस की बात करें, आवेश की बात करें कि आवेश समान होगा लेकिन विपरीत आवेश होंगे। ओके, इतना हमने पढ़ा इसमें, और इससे क्या समझ में आता है, अभी देखो आपने कहा एटम, वो कैसा है, बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा, कितना कि हम उसे नेकेड आइज से यानी कि अपनी नग्न आंखों से, नग्न आंखों का मतलब क्या है, बिना किसी लेंस के, बिना किसी उसके नॉर्मल आइज से जब आप देखते हैं तो आपको वो सब एटॉमिक पार्टिकल या वो एटम, ठीक है, नहीं दिखेगा। हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम एक चौक को क्रश करते हैं, चौक क्या है आपका, कोई चीज है, ठीक है, और वो चीज किससे मिलकर के बनी हुई है, वो पदार्थ से बनी हुई है, उसको हम पदार्थ बोलेंगे। उसको अगर आप क्रश करते हैं यानी कि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसका एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल उठा लीजिए, उस पार्टिकल के भी आप कई हजार टुकड़े करते चले जाएंगे, उसके बाद आप बोलते हैं कि आपको अगर उस छोटे से पार्टिकल के कई टुकड़े कर दिए, उनमें जो वो कण होगा वो एटम होगा, परमाणु होगा, और उस परमाणु के साइज की कल्पना कीजिए, जो दिखाई ही नहीं दे रहा, उसके हमें आकार बताना है किस प्रकार का वो है, और उसके अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल है जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहा जा रहा है, तो उनका द्रव्यमान कितना होगा इसकी कल्पना की कर लीजिए। यानी कि जो आप सिंगल एक चौक रखते हैं ना, वो कितने की होगी, 1-2 ग्राम की भी नहीं होगी। ठीक है, तो वो 1-2 ग्राम अगर आप हाथ में रखते हैं तो आपको फील भी नहीं होता है कि वजन है। अब उसका हमने क्या कर लिया, क्रश कर लिया, उसका एक पार्टिकल उठाया जो आपको पता ही नहीं चलेगा, उसके भी आपने कई लाख टुकड़े कर लिए, कई हजार टुकड़े कर लिए, फिर आप एटम की कल्पना कर रहे हैं, तो वो कितना हल्का होगा, कितना कम उसका वेट होगा, तो वेट जो आता है उसका सारे माइनस में आते हैं, क्योंकि 0 पॉइंट्स में आपकी क्या जाएगी, द्रव्यमान उसका जाएगा। ओके, तो इतना क्लियर है। अब यही सब हम आगे आगे मॉडल्स में पढ़ेंगे। अब क्या हुआ, देखो डाल्टन ने तो बता लिया था कि इनडिविजिबल है, ये है, वो है, अब हमें आगे कैसे पता चला कि ये इनडिविजिबल नहीं है, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए। कहाँ से पता चला कि कोई तो पॉजिटिव पार्टिकल है वहां, कहाँ से पता चला कि न्यूट्रॉन है, किसने बताया कि वहां इलेक्ट्रॉन भी है, तो क्या हुआ, साइंटिस्ट अलग अलग, जितने भी केमिस्ट थे वो अलग अलग क्या करते रहे, एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, प्रयोग करते रहे, और उनके प्रयोगों से ये सब सिद्ध हुआ। तो वही प्रयोग हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि कहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलता है, कहाँ पर आपको प्रोटॉन के बारे में पता चलता है, कहाँ पर ऐसा पता चला कि न्यूट्रॉन है, और ये सब परमाणु में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो जल्दी से एटम के बारे में नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में आप क्या देखते हैं कि
जे थॉमसन डिस्कवर द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कैसे है वो हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। ठीक है, इस तरह का एक क्या बनाया गया आपका, यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, यहाँ पर आपको दिख रही है एनोड, एनोड है। ठीक है, इधर कैथोड लगाई गई। चलिए, एक्सपेरिमेंट किस प्रकार हुआ कि यहाँ पर लगी आपकी कैथोड और ये बनाई गई एनोड। एनोड आपको दिख रही है और एनोड आपको बीच में से स्लिट करी हुई, कटी हुई लग रही है, यानी कि वहां से आपकी अगर कोई रे जाती है तो वो आगे पास हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या किया गया, फिर इसमें यहाँ पर करंट बैटरी लगा करके पूरा कंट्रोल ग्रिड तैयार करके आपका कैथोड रे को डाला गया एनोड की तरफ को। ठीक है, जब यहाँ पर पूरा इस तरह से डिफ्लेक्टिंग कॉइल लगी, पूरा विद्युत धारा प्रवाहित हुई, तो क्या देखा गया कि कुछ तो यहाँ पर कण निकल रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि चूंकि कैथोड रे यहाँ से निकल रही होगी तो उन्होंने इसके पीछे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी। तो इस प्रकार यहाँ पर एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी। ठीक है, और क्या किया गया, एनोड को बीच में स्लिट कर दिया गया। तो जब यहाँ से कैथोड रेज निकली जो कि कैसी थी, आपकी नेगेटिव पार्टिकल्स थे, वो नेगेटिव कण थे, आपके ऋणात्मक कण, वो जब इधर से एनोड से पार होकर के चले गए, एनोड बीच में कटी हुई है ना, आपको स्लिट दिख रही है, तो वहां से पार होकर के और फ्लोरिसेंट स्क्रीन पे गए। फ्लोरिसेंट स्क्रीन क्या होती है, मैं आपको बता रही थी कि फ्लोरिसेंट ऐसी स्क्रीन होती है कि जो आपका लाइट को एब्जॉर्ब करेगी और बाद में उसको रिफ्लेक्ट करती है। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर किसी प्रकार का ग्लो, आपको यहाँ पे ग्रीन कलर थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा होगा, तो ये पार्टिकल यहाँ दिखाई नहीं देंगे आपको कहीं पर भी। जब ये यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर ग्लो उत्पन्न करते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि कुछ तो कैथोड से निकल रहा है, क्योंकि कैथोड क्या है, नेगेटिव है, तो यानी कि वो नेगेटिव पार्टिकल होंगे और वो नेगेटिव पार्टिकल यहाँ एकत्र हो रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो ये जो नेगेटिव पार्टिकल थे बाद में इन्हें क्या कहा गया आपका इलेक्ट्रॉन कहा। ठीक है, तो जे थॉमसन डिस्कवर द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ने किसके बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि आपका जो परमाणु है उसके अंदर कोई तो ऋणात्मक कण है और वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, He did this using a cathode ray tube. उन्होंने इस प्रकार की एक कैथोड रे ट्यूब यूज की जिसमें कि क्या किया गया, विच इज वैक्यूम सील्ड ट्यूब, जिसमें क्या था, वैक्यूम सील्ड वो ट्यूब थी, एंड विद अ कैथोड एंड एनोड ऑन वन एंड, एक साइड कैथोड लगा दी इधर और ये क्या लगा दी थी, एनोड लगा दी थी। ठीक है, दूसरे सिरे पर फिर क्या किया गया, दैट क्रिएटेड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग टूवर्ड द अदर एंड ऑफ द ट्यूब। क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह को जा रही थी, कहां से, कैथोड की साइड से ट्रेवल करके एनोड की तरफ को आपका इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। द एयर इनसाइड द चैम्बर इज सब्जेक्टेड टू हाई वोल्टेज, इसके अंदर जो हवा होगी वो हाई वोल्टेज पे होगी, एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द एयर फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। हाई वोल्टेज पर जब आपकी क्या होगी, वहां पर हवा होगी, तो वो क्या करेगी, इधर से इधर को इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को चलाएगी। ठीक है, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन मूव करेगी। द एयर फ्रॉम द निगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सी हो गई, ये कैथोड हो गई, और एनोड आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गए। तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को क्या होगा, फ्लो होगा, और इस प्रकार से आपके क्या, जो यहाँ से पार्टिकल निकले ना, तो वो निगेटिव है, वो किस तरफ जाएंगे, निगेटिव का जो अट्रैक्शन होता है वो पॉजिटिव की तरफ, विपरीत आवेश की तरफ जाएंगे ना। तो निगेटिव कण निकले वो धनावेश की तरफ गए, फिर वो इसको पार करके कहाँ चले गए, आपके फ्लोरिसेंट स्क्रीन के पास चले गए, और यहाँ एक प्रकार की चमक उत्पन्न हुई जिससे पता लगा कि हाँ, कुछ तो कण निकले हैं, कहाँ से, कैथोड से, और वही कण क्या होंगे आपके बाद में इलेक्ट्रॉन कहलाए जाएंगे। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज, और वही कैथोड रे क्या है, रे कहो या पार्टिकल कहो, जब मैं कैथोड रे कह रही हूँ उसका मतलब क्या है, कैथोड से निकलने वाले पार्टिकल्स, और कैसे, निगेटिवली चार्ज यानी ऋणावेशित कण, और वही ऋणावेशित कण क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रोड यानी कैथोड और जो आपकी एनोड है वो कौन से मटेरियल से बनी हुई है, किस चीज की बनी हुई है। ओके, एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, एंड वहां जो कौन सी गैस उस कैथोड रे ट्यूब के अंदर भरी हुई है उसको भी, उस पर भी कोई उसका वो निर्भर नहीं है, मतलब। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट शोज दैट द एटम वॉज नॉट अ सिंपल इनडिविजिबल पार्टिकल, not indivisible, ठीक है, and contain at least one subatomic particle, that is electron। क्लियर है
क्या कहा गया, जिसको डाल्टन इतना समझा रहे थे ना कि आपका क्या है, इंडिविजिबल है यानी कि अविभाज्य है, सूक्ष्मतम है, उसको इस एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा कि ये अविभाज्य तो नहीं है, इंडिविजिबल तो नहीं है, ये क्या है, डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब विभाजित होने योग्य है, और विभाजित किस में करोगे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और इससे निष्कर्ष निकाला कि कोई तो वहां पर ऋणावेशित कण है, किसके अंदर, आपके परमाणु के अंदर, और वो ऋणावेशित कण क्या था, ये इलेक्ट्रॉन था, जिसके बारे में जे थॉमसन द्वारा बताया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो वहां पर आप बताते हैं जे थॉमसन या जे थॉमसन, जो भी आप प्रोनाउंस करें, उन्होंने आपके इलेक्ट्रॉन की खोज की है, किसके अंदर, परमाणु के अंदर। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि वो निगेटिव पार्टिकल है और क्या है, साथ में इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन हो गया एंड निगेटिवली चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर। ठीक है, यानी कि ऋणावेशित का। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। तो बच्चों इस प्रकार इस एक्सपेरिमेंट को 10th लेवल पे उतना अच्छे से नहीं समझाया गया है, लेकिन आपको डायरेक्ट बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाती है, थॉमसन इलेक्ट्रॉन को ढूंढते हैं, ठीक है, या खोज करते हैं उसकी। तो वो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन वहां पर है आपके परमाणु के अंदर। ठीक है, तो वो हमने देख लिया यहाँ पर कि किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट हुआ, और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने वहां पर ढूंढा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन हमने ढूंढ दिया है, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन है क्या। ठीक है, तो कई चीजें हमने पहले पढ़ ली हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन आर द निगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन आपके परमाणु के अंदर का वो अपरमाणुक कण है, जो कि कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋणावेशित कण है। कहाँ पाया जाता है, परमाणु के अंदर पाया जाएगा। अभी स्थिति का पता नहीं है कि कहाँ पर पाया जाएगा, सिर्फ इतना पता है कि हाँ एटम के अंदर पाया जाएगा। ओके, चलिए पहला पॉइंट क्लियर है इलेक्ट्रॉन को लेकर। दूसरा देखते हैं, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1। क्या कहा था मैंने कि वो एटम बहुत छोटा है, उसका वजन कितना कम होगा, तो उसी की बात कर रहे हैं। उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन की कल्पना कीजिए कि उसका जो भार होगा, द्रव्यमान होगा, मास होगा, वो कितना कम होगा। ठीक है, तो उसके मास के लिए कह रहे हैं कि उसको मान लीजिए कि उसका मास कुछ है ही नहीं, नेग्लिजिबल मान रहे हैं हम। और उस पर चार्ज की बात अगर उस टाइम पर की जा रही थी, जब तक फर्दर एक्सपेरिमेंट नहीं हुए, हम पीछे से चलते आ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि हमें इस टाइम हिस्ट्री की तरफ पढ़िए कि पहले डाल्टन ने खोजा, उसके बाद थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, अभी थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि उस पर किसी भी प्रकार का मास नहीं है, और जो चार्ज है उस पर वो कितना है, -1। ठीक है, एक चार्ज है और वो कैसा है, क्योंकि ऋणावेशित कण है तो -1 है। ओके, चलिए तीसरा है, द सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज ई निगेटिव। तो आपको ई निगेटिव भी जहां पर लिखा हुआ दिखता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की बात वहां पर हो रही है। अगर 1 ई निगेटिव कहा जा रहा है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 2 ई निगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, इसीलिए उसके ई के साथ निगेटिव मतलब माइनस का साइन लगा करके इस तरह से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए आगे, इलेक्ट्रॉन आर एक्सट्रीमली स्मॉल। ऑब्वियसली जब एटम इतना छोटा है, एटम के अंदर वो पाया जा रहा है, तो वो कितना ही छोटा होगा, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल यानी बहुत ही छोटा कण एक होता है। ठीक है, दे आर फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। कहा, नाभिक के बाहर वो पाए जाते हैं। तो अभी तो आपके नाभिक के बारे में क्लियर नहीं है, लेकिन आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इलेक्ट्रॉन अलग है और नाभिक अलग है, और ये दोनों कहाँ है, ये दोनों परमाणु के अंदर है। समझ गए क्या कहा मैंने, एटम है ये, और एटम में क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन भी है, और क्या है, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस भी है।
और क्या कह रहे हैं, इस न्यूक्लियस से बाहर कहीं इलेक्ट्रॉन है। ओके, वो आप आगे के एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। जल्दी से ये पॉइंट नोट करेंगे आप लोग। चलिए, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में क्लियर है। अब ढूंढते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन आपका है कहाँ। तो उसके लिए जे थॉमसन जी ने एक अपना मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, उन्होंने अपने मॉडल में कहा कि जैसे आप लोगों ने तरबूज देखा है, वाटरमेलन, उसी प्रकार से आपका एटम भी होता है, यानी परमाणु भी। ठीक है, क्या कहा कि जैसे एक परमाणु है, उस परमाणु को देखिए, अगर उसको समझना है तो आप किसको देख लीजिए, तरबूज को देख लीजिए आप, कि जिस प्रकार तरबूज है उसी प्रकार, यानी कि वाटरमेलन है, उसी प्रकार आपका परमाणु यानी कि एटम होगा। और उस एटम में, क्योंकि आपने क्या कहा कि एटम भी स्फेरिकल होगा, यही लेके चल रहे थे, और साथ में उन्होंने कहा कि वाटरमेलन क्या है, वो भी स्फेरिकल ही होता है, गोला ही होता है। तो जैसे तरबूज का गोला है, वैसे ही आपके परमाणु का गोला है। ठीक है, अब यहां पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा तरबूज के होते हैं कितने भाग, तीन तरह से आप तरबूज के भाग देखते हैं। एक ये लाल कलर का भाग देखते हैं, जिसको क्या करते हैं, खाया जाता है। काले रंग के इसमें बीज होते हैं, और बाहर ग्रीन कलर का इसका एक और आउटर कवरिंग। ठीक है, जिसको आप छिलका कहते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में। तो यही होता है इसमें। फिर क्या क्या हो गया, एक तो बाहर की सरफेस हो गई ग्रीन कलर की, एक रेड कलर का जो खाने वाला पार्ट हो गया, एक ब्लैक कलर के सीड्स हो गए। ओके, इतना क्लियर है। इसी प्रकार उन्होंने कहा आपका परमाणु भी होता है। तो यहाँ पर हम टॉमसन के परमाणु मॉडल की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि तरबूज से उसकी कल्पना की जा रही है। तो जिस प्रकार आपका लाल खाने योग्य भाग है, वो क्या हो गया, वो ये धनावेश हो गया, यानी कि आपके क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए। ठीक है, और उसमें ये काले बीज बिखरे हुए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है वो बिखरा हुआ। तो क्या कहा मैंने, जो लाल खाने वाला भाग है, लाल भाग है, वो क्या हो गया, धनावेश यानी कि प्रोटॉन, और जो आपके काले बीज हैं वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। इस लाल खाने वाले भाग को उन्होंने क्या माना, पॉजिटिव चार्ज माना, और उसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं काले बीज की तरह, ये उनका कहना था। यही उनका क्या है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, जहां पर उन्होंने बोला कि प्रोटॉन भी है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन भी है। अब इलेक्ट्रॉन तो ढूंढा गया था, प्रोटॉन कहां से आया, तो उसी वाले जो एक्सपेरिमेंट था उसमें दोबारा से चेंजेस लाए गए, जहां पर हाई वोल्टेज की जगह वोल्टेज कम किया गया, और फिर क्या हुआ, आपका जो एनोड से निकलने वाली रेस थी, ठीक है, अभी पहले कैथोड से निकली थी, बाद में एनोड से पॉजिटिव रेज निकलती है, और उनको प्रोटॉन मान लिया गया था। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पर उन्होंने बता दिए। तो सिर्फ क्या बताया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा कि जो ये पूरा एटम है ना, क्योंकि इसमें धनावेश भी है और ऋणावेश भी है, दोनों है, तो दोनों इस प्रकार रहते हैं कि अपने आप में पूरा एटम उदासीन होता है, यानी परमाणु पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होगा। ठीक है, प्रोटॉन पर धनावेश होगा, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होगा, लेकिन जब पूरे एटम की, ये दोनों मिलकर ही एटम बना रहे हैं, तो जब पूरे एटम की बात होगी तो उस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होगा, वो उदासीन होगा, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके उनके पोस्टुलेट पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या बोला। According to Thomson, an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. क्या कहा उन्होंने कि ये पूरा लाल भाग है ना, जो एटम होता है, उसमें आपका इसी प्रकार से पूरे गोले में आपका धनावेश होता है, और उस धनावेश में आपका नेगेटिव चार्ज बिखरा हुआ रहता है। ठीक है, जिस प्रकार ये है, तो ये पूरा धनावेश हो गया, ये ऑरेंज कलर का पार्ट है जो इसमें ऋणावेश बिखरा हुआ है। तो यही उन्होंने बोला, पहला पोस्टुलेट। दूसरा उन्होंने क्या बोला, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल। क्या कह रहे हैं, जो आपका ऋणावेश है और धनावेश है, वो दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, इन मैग्नीट्यूड, किसमें, मात्रा में वो दोनों बराबर हैं। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वही मैंने आपको बताया कि जो पूरा परमाणु है आपका, वो वैद्युत रूप से उदासीन है। क्यों, क्योंकि उसमें धनावेश और ऋणावेश का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन ऑपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो अपने आप में पूरा एटम जो होगा, परमाणु होगा, वो कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना।
Next, the first model of an atom to be put forward and taken into consideration is this. ओके यानी कि डाल्टन का तो पहले ही फेल हो गया था, उसके बाद जो पहला मॉडल आप पढ़ते हैं जिसको कि कंसीडर किया गया केमिस्ट्री में, वो यही मॉडल था, थॉमसन का मॉडल, जिसको कि सबको लगा कि हाँ ऐसा ही परमाणु हो सकता है। तो अभी तक हम परमाणु को कैसे लेकर चल रहे हैं, तरबूज की भांति उसको देखकर चल रहे हैं कि तरबूज में लाल खाने वाला भाग धनावेश और उसमें काले बीज यानी कि आपका ऋणावेश फैला हुआ है। तो इससे क्या पोस्टुलेट निकल के आया, क्या निकाला उन्होंने पोस्टुलेट, ये तो एग्जाम्पल हो गया, इसको आप पोस्टुलेट में कंसीडर नहीं करेंगे। पोस्टुलेट में उन्होंने क्या बोला कि जो आपका एटम है ना वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो धनावेशित होता है, पूरा परमाणु में ज्यादा मात्रा में धनावेश है, या आप क्या कहेंगे कि पूरा धनावेश उस गोले पर बिखरा हुआ है और उसमें ऋणावेश कहीं कहीं पर है। ठीक है, इस प्रकार से, जिस प्रकार लाल खाने वाले भाग में काले बीज बिखरे रहते हैं, ये उन्होंने एग्जाम्पल के लिए यूज किया। और दूसरा, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल, उन्होंने क्या कहा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वल है, और इक्वल है इस वजह से आपका क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, अदरवाइज है तो दोनों कैसे ऑपोजिट चार्जेस है, इस वजह से क्या हो रहा है, पूरे एटम पर आपका क्या आ रहा है, उदासीन, यानी कि किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको पढ़ेंगे। आगे, ही प्रपोज अ मॉडल ऑफ द एटम बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग वाटरमेलन। ठीक है, उन्होंने अपने मॉडल को किसके समान बोला, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं कि जैसे केक में, जैसे केक होता है आपका, ठीक है, प्लम पुडिंग, तो उसमें जिस प्रकार पुडिंग में प्लम्स रहते हैं बिखरे हुए, ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार के आपके तरबूज में काले बीज बिखरे रहते हैं, तो उससे उन्होंने कंपेयर किया उसको। ओके, then the red edible part of watermelon is compared with the positive charge in atom, यानी कि जो लाल खाने वाला भाग है वो क्या है, वो धनावेश है यानी कि प्रोटॉन, और the black seeds in the watermelon are compared with the electrons which are embedded on it, यानी कि जो काले बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन है और निगेटिव पार्ट है वो उस एटम का जो कि पॉजिटिव पार्ट में बिखरा हुआ, ठीक है, या पॉजिटिव पार्ट के ऊपर पाया जा रहा है। क्लियर है, चलिए जल्दी से इन पॉइंट्स को नोट करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे। चलिए ये तीनों पॉइंट्स भी नोट करेंगे। तो बच्चों क्लियर है, थॉमसन का मॉडल क्या कहता है, थॉमसन का मॉडल कहता है तरबूज को देख लो, बस वही आपका एटम के समान है, क्या कह रहे हैं, लाल भाग यानी कि धनावेश और काले बीज यानी कि ऋणावेश, यही उन्होंने बोला। और एटम धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान है एटम के अंदर, तो इसलिए एटम अपने आप में कैसा है, न्यूट्रल है, ये उन्होंने बोला। अब जब उन्होंने ये बोला और फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो उन एक्सपेरिमेंट्स ने बताया कि जो थॉमसन का मॉडल है ना उसमें कुछ कमियां हैं। ठीक है, क्या कमियां हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, तो कमियां क्या थी, कमियां यही थी कि वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को तो बता पा रहे थे पर उनके एग्जैक्ट स्थिति का उन्होंने नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, उसके बारे में वो नहीं बता पाए। फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उन्होंने क्या बोला कि वहां पर जो आपका परमाणु का द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कंसीडर नहीं किया जाता। तो यानी सिर्फ प्रोटॉन का द्रव्यमान तो नहीं है पूरे परमाणु का द्रव्यमान। अगर आप किसी परमाणु का द्रव्यमान देखते हैं तो उसमें प्रोटॉन के साथ कोई और कण आ रहा है जिसका द्रव्यमान जोड़ करके हम पूरे परमाणु का द्रव्यमान देखते हैं। समझ रहे हैं कि अगर कोई एटम है और हम कह रहे हैं कि उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, पर इस इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर नहीं किया जा रहा है, इसका द्रव्यमान हम ले ही नहीं रहे, सिर्फ इसका ले रहे हैं, लेकिन जब इस पूरे एटम का द्रव्यमान देखते हैं तो एटम का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन के साथ वहां पर एक और कण है जिसमें द्रव्यमान है, यानी कि जिसमें वजन है। तो वो द्रव्यमान क्या था, वो द्रव्यमान था न्यूट्रॉन का, और इसी वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान मिल करके आपका पूरे एक एटम का द्रव्यमान बनाते हैं। यानी कि एटॉमिक मास जब आप कैलकुलेट करते हैं ना परमाणु का द्रव्यमान, तो वहां पर आप क्या देख रहे थे, परमाणु के द्रव्यमान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन के बारे में जो आपका थॉमसन का मॉडल था वहां पर ज्यादा कुछ पता नहीं चला।
ठीक है। फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट हुए जहां पर रेडियो एक्टिविटी जैसे टर्म्स आए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उसकी एग्जैक्ट स्थिति बताइए, तो उसके बारे में भी थॉमसन का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये यहाँ पर फेल हो जाता है। हम इसको पढ़ते हैं पर ऐसा कुछ परमाणु नहीं है, ठीक है ना। अभी भी आपको आगे पढ़ना है कि परमाणु एक्चुअली है क्या, लेकिन थॉमसन के मॉडल तक हमने पढ़ लिया है। तो अभी आपके दिमाग में सिर्फ तरबूज चलना चाहिए कि हाँ तरबूज जैसा परमाणु होता है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा जे थॉमसन ने कहा है। अब आने वाले सेशन में हम और एक्सपेरिमेंट देखेंगे और आपके ये जो तरबूज वाला जो एटम का जो बन रहा है आपके दिमाग में स्ट्रक्चर, उसको फिर से हम कहेंगे कि ये गलत है और अब परमाणु कुछ और तरह का दिखता है। ओके, तो होपफुली इतना आज के सेशन में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपने आने वाले सेशन में हम एक और नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक आपको रिवाइज करते रहना है और पढ़ते रहना है। और आईसीटी वर्चुअल क्लास के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।